तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन 5 और पेज 30। लेसन का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। इस पाठ के ज़रिए हम चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ेंगे और उससे जानने की कोशिश करेंगे। तो इस पाठ के लेखक हैं मन्मथनाथ गुप्त। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं। 1947 इंग्रजी के पूर्व भारत परतंत्र थे। तब अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रयत्न बराबर होते रहते थे। 1857 इंग्रजी में एक ऐसा ही सामूहिक संघर्ष भारतीय लोगों ने किया था। उसके बाद भी यह संघर्ष निरंतर चलता रहा। जनता में आज़ादी की चिंगारी सुलगाने का काम प्राय क्रांतिकारी किया करते थे। अंग्रेज़ों को भारत से किसी भी प्रकार निकल बाहर करने के लिए वे कटिबद्ध थे। ऐसे क्रांतिकारियों को जब भी अंग्रेज़ी सरकार पकड़ पाती, उन्हें फांसी या काले पानी की सज़ा देती। तो स्टूडेंट्स, यह कहा है 1947 इंग्रजी के पूर्व हमारा भारतवर्ष इंग्रज के अधीन में थे, परतंत्र थे। और 1857 इंग्रजी में एक ऐसा ही सामूहिक संघर्ष भारतीय लोगों ने किया था और यह संघर्ष निरंतर चलता रहा। और ये इस संघर्ष की चिंगारी को सुलगाने का काम कौन करता था? क्रांतिकारी लोग करता था। ऐसे क्रांतिकारियों को जब इंग्रज सरकार पकड़ पाती थी तो उन्हें सीधा फांसी या काले पानी की सज़ा देती थी। भारत माँ की आज़ादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आज़ाद का नाम अग्रगण्य है। तो ऐसे क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आज़ाद का नाम अग्रगण्य है। तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के एक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम और माता का श्रीमती जगरानी देवी था। तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म एक साधारण परिवार में मध्य प्रदेश में हुआ था और उनके पिता का नाम पंडित सीताराम और माता का श्रीमती जगरानी देवी था। तो बचपन से ही वे बहुत साहसी थे। वे जिस काम को करना चाहते थे उसे करके ही दम लेते थे। एक बार वे लाल रोशनी देने वाली दियसलाई से खेल रहे थे। उन्होंने साथियों से कहा कि एक सलाई से जब इतनी रोशनी होती है तो सब सलाइयों को एक साथ जलाए जाने से न मालूम कितनी रोशनी होगी। सब साथी इस प्रस्ताव पर खुश हुए, पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि इतनी सारी सलाइयों को एक साथ जलाए, क्योंकि रोशनी के साथ सलाई में तेज आग भी होती है। तो स्टूडेंट्स, क्या हुआ? बचपन में चंद्रशेखर आज़ाद बहुत साहसी थे। तो वो जिस काम को करना चाहते थे उसे करके ही दम लेते थे। एक बार वे लोग डीएसएलआर बॉक्स से मतलब मैच बॉक्स से खेल रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, साथियों से कहा कि एक सलाई से जब इतनी रोशनी होती है तो सब सलाइयों को एक साथ जलाए जाने से न मालूम कितनी रोशनी होगी। तो सब साथी इस प्रस्ताव पर बहुत खुश हुए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि सब सारी सलाइयों को एक साथ जलाए। तो स्टूडेंट्स, आइए आप पेज नंबर 31। तो उनके साथियों का हिम्मत नहीं हुआ कि इतनी सारी सलाइयों को एक साथ कैसे जलाए, क्योंकि रोशनी के साथ सलाई में तेज आग भी होती है। एक सलाई की आग झेलना ही तो कोई बात नहीं थी, पर सब सलाइयों को एक साथ झेलने का खतरा कौन मोल लेता। इस पर चंद्रशेखर सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं एक साथ सब सलाइयों को जलाऊंगा। उन्होंने ऐसा ही किया। तमाशा तो खूब हुआ। उनका हाथ भी जल गया, पर उन्होंने उफ तक नहीं की। जब लड़कों ने उनके हाथ को देखा तो मालूम हुआ कि उनका हाथ बहुत जल गया है। सब लड़के उपचार के लिए दौड़ पड़े, पर चंद्रशेखर के चेहरे पर पीड़ा का कोई प्रभाव न था और वे खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। तो क्या हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद ने सारे सलाइयों को एक साथ जला डाला और इससे उनका हाथ भी जल गया। परंतु
चंद्रशेखर आज़ाद के चेहरे पर पीड़ा का कोई प्रभाव न था और उनके दोस्तों ने उपचार के लिए दौड़ पड़े, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद फिर भी मुस्कुरा रहे थे। प्रारंभ में चंद्रशेखर संस्कृत पढ़ने के लिए काशी भेजे गए, पर उनका मन वहाँ नहीं लगा और वे भागकर अपने बाबा के घर अलीपुर स्टेट पहुँच गए। यहाँ पर उन्हें भीलों से मिलने का मौका मिला, जिनसे उनकी खूब घनिष्ठता हो गई। उन्होंने उनसे धनुष-बाण चलाना सीखा और थोड़े ही दिनों में वे अच्छे निशानेबाज हो गए। उनके बाबा ने जब यह बात सुनी तो उन्हें फिर काशी भेज दिया, जिससे कि कम से कम उन भीलों का साथ तो छूटे। तो क्या हुआ, प्रारंभ में चंद्रशेखर आज़ाद को संस्कृत पढ़ने के लिए काशी भेज दिए थे, लेकिन वहाँ उनका मन न लगा तो वो भागकर बाबा के घर अलीपुर स्टेट पहुँच गए और वहाँ उन्हें भीलों से मिलने का मौका मिला, जिससे उन्होंने धनुष-बाण चलाना सीखा और थोड़े ही दिनों में अच्छे निशानेबाज हो गए। और ये बात जब उनके बाबा को पता चली तो उन्हें फिर से काशी भेज दिया, और जिससे उन भीलों का साथ तो छूट गया। इस बार वे काशी में टिक गए। काशी में धार्मिक लोगों की ओर से संस्कृत के छात्रों के लिए आवास तथा भोजन की मुफ्त व्यवस्था थी। ऐसे ही एक स्थान पर रहकर चंद्रशेखर संस्कृत व्याकरण पढ़ने लगे, पर इससे भी उनका मन नहीं लगता था। स्वभाव से उन्हें एक जगह टिककर बैठना ही भी अच्छा नहीं लगता था। इस कारण वे कभी कभी गंगा में घंटों तैरते, तो कभी कथा बसने वालों के पास बैठकर रामायण, महाभारत और भागवत की कथा सुनते थे। वीरों की गाथाएं उन्हें बहुत पसंद थी। तो क्या हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद एक जगह पर टिकने वाले में से नहीं थे और काशी में उस टाइम क्या था, काशी में उस टाइम संस्कृत के छात्रों के लिए आवास और भोजन का व्यवस्था मुफ्त में था। ऐसे ही एक स्थान पर रहकर चंद्रशेखर आज़ाद संस्कृत व्याकरण के अध्ययन करने लगे और कभी कभी वो कथा बसने वालों के पास जाकर बैठ जाते थे और रामायण, महाभारत और भागवत की कथा सुनते थे। वीरों की गाथाएं उन्हें बहुत पसंद थी। चंद्रशेखर जब 10-11 वर्ष के थे, तो स्टूडेंट्स आप आइए, आप लोग पेज 32 पे। तो चंद्रशेखर जब 10-11 वर्ष के थे तब जालियांवाला बाग का भयंकर हत्याकांड हुआ था, जिसमें सैकड़ों निरपराध भारतीयों को गोली का शिकार होना पड़ा। जालियांवाला बाग चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा एक मैदान था। यह रास्ता बहुत ही संकरा था। एक दिन जालियांवाला बाग में सभा हो रही थी। उसमें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भाषण हो रहे थे। सभा चल रही थी कि सेना की एक टुकड़ी के साथ अंग्रेज जनरल टायर वहाँ आया और उसने बिना कहे सुने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाना शुरू कर दिया। कोई 1000 आदमी मारे गए और कोई 1000 घायल हो गए। सारे भारत में क्रोध की लहर दौड़ गई। आज़ाद ने भी इस दर्दनाक घटना का वर्णन सुना। यद्यपि उनकी अवस्था छोटी ही थी तो भी भारतीय राजनीति में उनकी रुचि जग गई और वे भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध कुछ कर दिखलाने के उपाय सोचने लगे। तो क्या हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद जब 10-11 वर्ष के थे तो जालियांवाला बाग का भयंकर हत्याकांड हुआ था, जिसमें सैकड़ों निरपराध भारतीयों को गोली का शिकार होना पड़ा था। तो इस बात का चंद्रशेखर आज़ाद पर बहुत प्रभाव पड़ा और इसके कारण इस भारतीय राजनीति में उनकी रुचि जग गई और अंग्रेज़ों के विरुद्ध कुछ कर दिखलाने के लिए वो उपाय सोचने लगे थे। उन्हीं दिनों ब्रिटिश युवराज एडवर्ड भारत आने को थे। काशी आने का भी उनका कार्यक्रम था। कांग्रेस ने तय किया कि उनका बहिष्कार किया जाए। इस संबंध में जब गांधी जी ने आंदोलन चलाया तो आज़ाद भी इसमें कूद पड़े। यद्यपि वे अभी बालक ही थे, फिर भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
उनसे कचहरी में मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? उन्होंने अकड़ कर बताया, आज़ाद। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? स्वाधीनता। तुम्हारा घर कहाँ है? जेलखाना। मजिस्ट्रेट ने आज्ञा दी, इसे ले जाओ और 15 बेत लगाकर सर दो। तो क्या हुआ, उन्हीं दिनों में ब्रिटिश युवराज एडवर्ड भारत भ्रमण के लिए आ रहे थे और काशी आने का भी उनका कार्यक्रम था। तो कांग्रेस ने उनको बहिष्कार करने के लिए निश्चय किया। इस संबंध में गांधी जी ने आंदोलन चलाया तो आज़ाद भी इसमें कूद पड़ा और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब कचहरी में मजिस्ट्रेट ने पूछा उनका नाम, तो वो बताया उनका आज़ाद, और फिर बाप का नाम पूछा तो बताया स्वाधीनता, और घर कहाँ है पूछा तो क्या बोला, जेलखाना। फिर मजिस्ट्रेट ने आज्ञा दी कि उसे 15 बेत लगाकर छोड़ दिया जाए। उन दिनों बेत की सज़ा देने का ढंग बहुत ही क्रूरतापूर्ण था। तो उन दिनों बेत की सज़ा भी बहुत क्रूरतापूर्ण था। इस घटना का उल्लेख, तो स्टूडेंट्स अब आइए आप लोग पेज 33। इस घटना का उल्लेख जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में इस प्रकार किया है। उसे नंगा करके बेत लगाने वाली चिट्ठी से बांध दिया गया। बेत एक एक कर उसकी पीठ पर पड़ते और उसकी चमड़ी उधेड़ डालते, पर वो हर बेत के साथ चिल्लाता, महात्मा गांधी की जय। वो लड़का तब तक नारा लगाता रहा जब तक वो बेहोश न हो गया। तो क्या हुआ, आज़ाद की इस घटना का उल्लेख, चंद्रशेखर आज़ाद की जीवन का इस घटना का उल्लेख जवाहरलाल नेहरू ने अपने आत्मकथा में लिखा है। तो क्या लिखा था आज़ाद के बारे में? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था कि जब आज़ाद के पीठ पर एक एक बेत पड़ते और उसकी चमड़ी उधर डालते, पर वो बेत के साथ चिल्लाता, महात्मा गांधी की जय। और जब तक वो बेहोश न हो गया तब तक ऐसा ही नारा लगाता रहा। इस घटना के बाद ही चंद्रशेखर नामक वो बालक आज़ाद के नाम से विख्यात हो गया और इसके बाद ही चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से विख्यात हो गया। इन्हीं दिनों भारत के क्रांतिकारी अपना संगठन बना रहे थे। चंद्रशेखर आज़ाद उनसे अधिक प्रभावित हुए और वे भी दल में शामिल हो गए। क्रांतिकारियों का कहना था कि अंग्रेज अहिंसात्मक रीति से नहीं मानेंगे, उनको भय दिखाकर चलने के लिए मजबूर करना होगा। चंद्रशेखर आज़ाद जिस क्रांतिकारी दल के सदस्य बने वो बड़ा था और सारे भारत में उनकी शाखाएं फैली थी। तो इन्हीं दिनों में भारत में क्रांतिकारी अपना एक संगठन बना था और इससे प्रभावित होकर चंद्रशेखर आज़ाद ने भी उस दल में शामिल हो गए। क्रांतिकारी का मानना था कि अहिंसा नीति से अंग्रेज का भी भारत छोड़ के नहीं जाएगा, उन लोगों को भय दिखाकर ही भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना होगा। क्रांतिकारी दल के सामने बहुत सी व्यवहारिक समस्याएं थी। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि संगठन के लिए धन कहाँ से मिले। इसलिए दल की ओर से सन 1925 इंग्राजी में उत्तर प्रदेश में काकोरी स्टेशन के निकट चलती गाड़ी को रखकर खजाना लूट लिया गया था। तो क्रांतिकारी दल के सामने क्या था, बहुत सी व्यवहारिक समस्या थी, धन की समस्या थी। तो इसलिए 1925 इंग्राजी में उत्तर प्रदेश में काकोरी स्टेशन के निकट चलती गाड़ी को रखकर उन लोगों ने खजाना लूट लिया था। इस घटना के होने की ब्रिटिश सरकार की ओर से गिरफ्तारियां होने लगी, पर आज़ाद गिरफ्तार न हो सके। उन्हें पकड़ने के लिए बड़ा इनाम घोषित किया गया। आज़ाद ने भी ठान लिया कि मुझे कोई जीवित नहीं पकड़ सकेगा, मेरी लाश को ही गिरफ्तार किया जा सकता है। आसपास के स्थानों में छिपे रहे और गोली चलाने का अभ्यास करते रहे। तो क्या हुआ, इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तारियों का परवाना जारी किया था और फिर
लोगों को गिरफ्तार करने लगे थे, पर आज़ाद को गिरफ्तार न कर सके। और आज़ाद ने भी ठान लिया था कि जीवित अवस्था में वो नहीं पकड़े जाएंगे, उनकी लाश को ही पकड़ना पड़ेगा। आसपास के स्थानों में वो छिपे रहे और गोली चलाने का अभ्यास करते रहे। काकोरी षड्यंत्र के मुकदमे में रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह और राजेंद्र लाहिड़ी की फांसी हो गई। तो क्या हुआ, इस काकोरी षड्यंत्र के मुकदमे में रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह की और राजेंद्र लाहिड़ी की फांसी हो गई। तो स्टूडेंट्स, अब आइए पेज 30 पर। अब उत्तर भारत के क्रांतिकारी दल के नेतृत्व का पूरा भार आज़ाद पर आ पड़ा था। उन्हें इस संबंध में भगत सिंह आदि कोई योग्य साथी मिले। संगठन का काम जोरों से होने लगा। इन्हीं दिनों ब्रिटिश सरकार ने विलायत से साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भेजा। जब यह आयोग लाहौर पहुंचा तो सभी दलों ने इनके विरुद्ध प्रदर्शन किया। तो क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी दल के नेतृत्व का पूरा भार आज़ाद पर आ पड़ा था और उन्हें भगत सिंह आदि कोई योग्य साथी मिले और संगठन का काम जोरों से होने लगा था। उन्हीं दिन विलायत से साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भेजा गया। जब यह आयोग लाहौर पहुंचा तो सभी दलों ने इसके विरुद्ध प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में वयोवृद्ध नेता लाला लाजपत राय को लाठी की खतरनाक चोटें आई। इन्हीं चोटों के कारण कुछ दिनों के बाद उनका प्राणांत हो गया। तो इस घटना में क्या हुआ, लाला लाजपत राय को खतरनाक चोटें आई और उसका देहांत हो गया था। इससे देश का वातावरण बहुत विक्षुब्ध हो गया। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु आदि और जयगोपाल ने यूँ तय किया कि लालाजी की हत्या के लिए जिम्मेदार स्कॉट या सैंडर्स को मार डालना चाहिए। 7 सितंबर 1928 इंग्रजी को इन लोगों ने पुलिस सुपरिटेंडेंट सैंडर्स को गोलियों से भून डाला। तो जब लाला लाजपत राय का देहांत हो गया तो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और जयगोपाल ने योग तय किया था कि लालाजी की हत्या के लिए जिम्मेदार स्कॉट या सैंडर्स को मार डालना चाहिए। और 7 दिसंबर 1928 इंग्रजी को इन लोगों ने पुलिस सुपरिटेंडेंट सैंडर्स को गोलियों से भून डाला था। पर इनमें से कोई भी पकड़ा न जा सका। तो सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सरकार की दमन नीति का विरोध करने के लिए 7 अप्रैल 1929 इंग्रजी को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। तो क्या हुआ था, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सरकार की दमन नीति का विरोध करने के लिए 7 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। यद्यपि वे जानते थे कि वे पकड़े जाएंगे और उन्हें फांसी होगी, तो भी वहाँ से भाग निकलने के बजाय वे थारा सभा में ही अंग्रेज़ों के विरोध में नारा लगाते रहे। वे दोनों गिरफ्तार हो गए और उन पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चलाया। किंतु चंद्रशेखर आज़ाद अब भी पकड़े न जा सके। तो क्या हुआ, बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था और मुकदमा चलाया। किंतु चंद्रशेखर आज़ाद अब भी पकड़े न जा सके। तो ब्रिटिश सरकार आज़ाद को तत्काल पकड़ना चाहती थी, पर वे किसी भी तरह हाथ नहीं आ रहे थे। सन 1931 इंग्रजी की 27 फरवरी की बात है। दिन के 10 बजे थे।
आज़ाद और सुखदेव राज इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे। तो सन 1931 इंग्राजी की 27 फरवरी की बात है। आज़ाद और सुखदेव राज इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे और इतने में दो पुलिस, तो स्टूडेंट्स आइए आप पेज 35। तो इतने में दो पुलिस अधिकारी वहाँ आए। इनमें से एक आज़ाद को पहचानता था। दो पुलिस अधिकारी में से एक ने आज़ाद को पहचान लिया था। उसने दूर से आज़ाद को देखा और लौटकर खुफिया पुलिस के सुपरिटेंडेंट नाट बाबर को उसकी खबर दी थी। तो उसने क्या किया था, खुफिया पुलिस के सुपरिटेंडेंट नाट बाबर को उसकी खबर दे दी। नाट बाबर इसकी खबर पाते ही तुरंत मोटर द्वारा अल्फ्रेड पार्क में पहुंचा और आज़ाद से 2 गज के फासले पर उसने मोटर रोक दी। पुलिस की मोटर देखकर आज़ाद का साथी तो बस निकला, किंतु वे स्वयं वही रह गई। नाट बाबर आज़ाद की ओर बढ़ा। दोनों तरफ से एक साथ गोलियां चली। नाट बाबर की गोली आज़ाद की जांघ पर लगी तो आज़ाद की गोली नाट बाबर की कलाई पर। तो नाट बाबर अल्फ्रेड पार्क में पहुंचा और दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी थी। फिर नाट बाबर की गोली आज़ाद की जांघ पर लगी और आज़ाद की गोली नाट बाबर की कलाई पर, जिससे उसकी पिस्तौल छूटकर गिर पड़ी। उधर भी पुलिस वाले आज़ाद पर गोली चला रहे थे, मतलब दोनों तरफ से आज़ाद पर गोली चल रहे थे। हाथ से पिस्तौल छूटते ही नाट बाबर एक पेड़ की ओर में छिप गया। आज़ाद के पास हमेशा काफ़ी गोलियां रहती थी, जिनका इस अवसर पर उन्होंने खूब उपयोग किया। नाट बाबर जिस पेड़ की आड़ में था, आज़ाद मानो उस पेड़ को सेट कर नाट बाबर को मार डालना चाहते थे। तो आज़ाद के पास में हमेशा बहुत गोलियां रहती थी और इस अवसर का उन्होंने खूब उपयोग किया था उस दिन। और नाट बाबर जिस पेड़ की आड़ में था, आज़ाद मानो उस पेड़ को सेट कर नाट बाबर को मार डालना चाहते थे। तो पूरे 1 घंटे तो दोनों ओर से गोलियां चलती रही। कहते हैं जब आज़ाद के पास गोली ख़त्म होने लगी तो अंतिम गोली उन्होंने स्वयं अपने को मार ली। इस प्रकार वो महान योद्धा मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर सदा के लिए सो गया। अपनी यो प्रतिज्ञा उन्होंने अंत तक निभाई कि वे कभी जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे। तो 1 घंटे तक दोनों ओर से गोलियां चलती रही और फिर आज़ाद के पास गोली ख़त्म होने लगी तो अंतिम बचा हुआ गोली उन्होंने स्वयं को मार ली और इस प्रकार इस महान योद्धा मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर सदा के लिए सो गया और अपने प्रतिज्ञा उन्होंने अंत तक निभाई कि वे कभी जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे। जब आज़ाद का शरीर बड़ी देर तक निष्पन्न पड़ा रहा तब पुलिस वाले उनकी ओर आगे बढ़े, किंतु आज़ाद का आतंक इतना था कि उन्होंने पहले एक गोली मृत शरीर पर मारकर निश्चय कर लिया कि वे सचमुच मर गए हैं। तो आज़ाद का शरीर निष्पन्न होकर बहुत देर तक वहीं पर पड़ा रहा था और आज़ाद का आतंक इतना ज़्यादा था कि पुलिस वाले पहले एक गोली मृत शरीर पर मारकर निश्चय कर लिया कि वे सचमुच मर गए हैं और फिर आज़ाद के पास पहुंच गए। आज़ाद जिस स्थान पर शहीद हुए वहां उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। वहां जाने वाले हर व्यक्ति उस वीरात्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिसने अपनी जन्मभूमि की पराधीनता की बेड़ियों को काटने के लिए अपना जीवन सहर्ष बलिदान कर दिया। और आज़ाद जिस स्थान पर शहीद हुए थे उस स्थान पर उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है और वहाँ जाने वाले हर व्यक्ति उस वीर आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और जिसने अपनी जन्मभूमि की पराधीनता की बेड़ियों को काटने के लिए अपना जीवन सहर्ष बलिदान कर दिया।
तो यह था चंद्रशेखर आज़ाद की जीवन कथा। तो बच्चों, आप लोग इस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा और शब्दार्थ भी अच्छे से देख लीजिएगा। इनका जो क्वेश्चन आंसर है हम आप लोगों को दे देंगे और आप लोग अपने अपने नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा। तो बच्चों, आज इतना ही काफ़ी है, अगले क्लास में मिलेंगे।